अच्छा जनाब, इसको तो आप हटा दें। 10 ईयर उठाओ भाई फ़ौरन। 10 ईयर में 2018 और पहले 18 को ही करना है। हमने 2 ईयर्स करने हैं। 2018 देखना आ रहा है पर बिलाल, बस ठीक है। यस, ये थोड़ा सा होना पड़ेगा आगे। अब आपको भी दिखाई देना चाहिए ना। ये है जनाब फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, MCQs प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम लोग। MCQ नहीं, चैनल तो उस पर आ जाएगा ना, उसको लिखने में MCQs। और सिन बोर्ड तो हमें पता ही है। 2018 पहले कर रहे हैं, फिर 19 कर लेंगे, या पहले 19 कर लें, बताएं। 2018 पहली MCQ आई है सन 2018 में। दिस इज़ नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चैप्टर नंबर 5 आपको याद होगा, कौन सा? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर, उसमें आपने 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ किन्हें कहते हैं, याद कीजिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है उन प्रॉपर्टीज़ को जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। यानी उनमें क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है डू नॉट डिपेंड। मैंने बहुत शॉर्ट करके लिख दिया है इसको, वो ग्रामर की तरफ नहीं जाइएगा अभी आप। ये वो प्रॉपर्टी है जो मटेरियल पे डिपेंड, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती कि मटेरियल या सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, कम है ज़्यादा है, इस पर उसका इन्हिसार नहीं होता। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इज़ दैट क्लियर? मिसाल के तौर पर अगर हम डेंसिटी की बात करें, किसकी? डेंसिटी, किसी भी शय की डेंसिटी हो सकती है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको एक गिलास में पानी दे दिया जाए, एक गिलास में शहद दे दिया जाए, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? शहद की डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर के मुकाबले में। तो अगर फ़र्ज़ कर लें जो शहद है उसकी एक पर्टिकुलर डेंसिटी, अगर उसको हम छोटे कप में निकाल लें तो डेंसिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? डेंसिटी में कोई चेंज, गाढ़ापन जो है वही रहेगा। कहाँ डेंसिटी चेंज होगी? डेंसिटी चेंज नहीं होगी। आप छोटे से कप में ले लें, एक चम्मच में शहद ले लें, तब भी डेंसिटी क्या रहेगी? वही रहेगी। इसका मतलब है डेंसिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी शय की, वो डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ मटेरियल पे, कि मटेरियल आपने 1 किलोग्राम लिया है, 500 ग्राम लिया है, 10 किलोग्राम लिया है। देख लीजिएगा टाइम 8:05, ठीक है ना। तो ये तो हो गई डेंसिटी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव। क्या कहा जाता है उन्हें? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मटेरियल, या अमाउंट ऑफ मैटर लिख लीजिए आप। क्या मटेरियल लिख दिया, मैटर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेट क्लियर? मैटर से मुराद मादा। तो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे इसकी कोई एग्जांपल दें ताकि पक्की हो जाए बात। नंबर ऑफ़ मोल्स, क्या? नंबर ऑफ़ मोल्स किस पे डिपेंड करते हैं? मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने कम अमाउंट ऑफ मैटर लिया तो मोल्स कम होंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर लिया तो मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो मोल जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। मेरा ख्याल इतनी बात से दोनों का नुक्ता समझ में आ गया होगा आपको। इज दैट क्लियर? अब आ जाए इस MCQ की तरफ। क्या पूछा इन्होंने कि दिस इज़ नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, डेंसिटी और एंट्रोपी। इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो याद रहे जो डेंसिटी है वो एक्सटेंसिव नहीं है, बल्कि कौन सी है? इंटेंसिव है। यह एक्सटेंसिव नहीं है। बाकी तीनों क्या हैं? उस हवाले से एक्सटेंसिव है। ओके, तो पूछने का अंदाज़ कैसा था, पूरा जहन खंगाल के रख दिया होगा आपका। तो डेंसिटी चूँकि इंटेंसिव है तो ये एक्सटेंसिव नहीं। दूसरी MCQ ये थी चैप्टर नंबर 5 से। दूसरी है द इक्वेशन फॉर KSP। अच्छा, दूसरी है वो हमारा जो 2021 का नया पैटर्न है उसमें रिड्यूस कर दिया इन्होंने सिलेबस को ना, सिलेबस से रिड्यूस कर दिया इसको सोलबिलिटी प्रोडक्ट के हवाले से, तो इसको हम भी छोड़ रहे हैं। उसके बाद तीसरा देखें, दिस आयन हैज़ द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। दिस आयन हैज़ द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट। यार बिलाल देखो मार्कर या उधर थैली उठा के लाना,
ये शायद सही नज़र नहीं आएगा। डिग्री ऑफ देख, एक नज़र ऊपर देखना इसमें मोबाइल में साफ नज़र आ रहे हैं वर्ड या नहीं? ये आप बहुत आगे चले गए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। ओ हिल गया, ये होता है। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस सही है, हो गया। अब मुझे थोड़ा इधर ही रहना पड़ेगा और आपको थोड़ा उधर रहना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन किसे कहते हैं भाई? जब आप किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में घोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? बहुत शॉर्टली हम बात कर रहे हैं, NaCl। क्या ये एक आयोनिक कंपाउंड है? बोलिए। NaCl। देखो और दो मार्कर और हो गया, और देखो, और सोडियम क्लोराइड का एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि Na पे पॉजिटिव आयन होता है और क्लोरीन पे कौन सा आयन होता है? निगेटिव आयन होता है। ये बात आप जानते हैं। तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। ओके, होता ही है कि जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में घोलते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इज दैट क्लियर? और जब वो आयंस में ब्रेक होता है तो वाटर मॉलिक्यूल उसके गिर्द घेरा लगा लेते हैं। इज दैट क्लियर? मिसाल के तौर पर अब अजीब सी मिसाल जहन में आ रही है कि अगर फर्ज कर ले कोई हिरण हो और उसकी छोटा कोई बच्चा हो हिरण का, और शेर घेर लें उसको, अगर वो चला जाए, हिरण चला जाए, अगर मादा चली जाए तो छोटे बच्चे को क्या करते हैं? फिर शेर घेर लेते हैं। अजीब सी मिसाल है, लेकिन मिसाल तो है। तो NaCl नमक को जब आप पानी में डालते हैं ना, तो पानी के मॉलिक्यूल क्या हैं? सारे शेर हैं, यूँ समझ लें। वो सारे क्या करते हैं? आयंस को ब्रेक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। सोडियम आयन अलग, क्लोरीन अलग। तो सोडियम पॉजिटिव आयन में ब्रेक हो जाता है, क्लोरीन निगेटिव। इसको कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ आयंस। इज दैट क्लियर? तो डिसोसिएशन ऑफ आयंस कहलाता है। और हर सोडियम के अच्छा, जो वाटर मॉलिक्यूल है, आपको अच्छी तरह पता है इसके भी दो पार्ट होते हैं, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। इसका क्या, एक पॉजिटिव पार्ट होता है H पर और OH पे निगेटिव पार्ट होता है। बात अब तफसीली गुफ्तगू में हम नहीं जा रहे हैं, हमें मुख्तसर बात करके इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो होता ही है कि जो OH निगेटिव आयन है वो किसके गिर्द घेरा लगा लेंगे? Na के गिर्द, क्योंकि Na पे पॉजिटिव आयन है। और जो H पॉजिटिव आयन है वाटर मॉलिक्यूल का, ये किसके? यूँ समझ लें कि अगर हम Na पॉजिटिव ले लें आसान लफ्ज़ों में, तो इसके गिर्द जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे ना, इस तरह से, ये वाटर मॉलिक्यूल इसके गिर्द इस तरह से सराउंड करना शुरू कर देंगे। अब इसका जो OH निगेटिव पार्ट होगा, OH निगेटिव, वो किस तरफ हो जाएगा? Na पॉजिटिव की तरफ। और जो H पॉजिटिव पार्ट होगा वो अलग दूर हट जाएगा, ऐसे ही समझ लें आसान लफ्ज़ों में। तो वाटर मॉलिक्यूल के जितने भी OH निगेटिव पार्ट हैं वो सारे के सारे इसकी तरफ हो जाएंगे, H पॉजिटिव अलग। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? हाइड्रेशन है। फिर से आसान लफ्ज़ों में कि जब किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में घोला जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके गिर्द इस तरह से सराउंड कर लेते हैं। ये अमल क्या कहलाता है? हाइड्रेशन कहलाता है। कम अगर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो हाइड्रेशन कम होगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कम मॉलिक्यूल कब पानी के घेरा लगाएंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल कब? तो इसका इंहिसार ये जो Na पॉजिटिव आयन है या मेटल आयन है, इसकी डेंसिटी पर है, चार्ज डेंसिटी पर। जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा ये वाटर मॉलिक्यूलों को अपनी तरफ सराउंड कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को? किस पर है? चार्ज डेंसिटी पर। क्या लफ्ज़ आया है यहाँ पर? चार्ज डेंसिटी। तो इस मेटल आयन की चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, वाटर मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा होंगे, हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब देखें यहाँ पर अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ, सादा क्वेश्चन, कि फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर मैं आपको देता हूँ एक मेटल आयन Na पॉजिटिव और एक देता हूँ एल्युमिनियम पॉजिटिव। अगर इन दोनों को पानी में घोलें तो किसके गिर्द ज़्यादा हाइड्रेशन होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए? नहीं, सेम नहीं होगी। आप ये बोलें कि सर ये बताइए कि चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, सोडियम की है एल्युमिनियम की? तो सोडियम की कम है और एल्युमिनियम की ज़्यादा है। अब मैंने आपने सवाल करना चाहिए था, आपने नहीं किया। अब मैंने आपको कहा कि एल्युमिनियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा सराउंड होंगे, तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा और इसका हाइड्रेशन कम होगा। अब आ जाए इसकी तरफ, बात मुख्तसर करके आगे बढ़े। ये असल में चैप्टर 7 से रिलेटेड है। कहाँ पर है? बोलिए। नंबर याद रखिएगा भाई, कौन सी कर रहे थे हम लोग? दिस आयन हैज़ द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। आंसर क्या है? Al+3। क्या आंसर है बोलिए? एल्युमिनियम में +3, इस पर +3 आयन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, तो इसका जो है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बहुत बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को सराउंड करेगा। तो बहरहाल ये हो गया। उसके बाद देखें आगे बढ़ें। अगली MCQ ये है, द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। ये देख लें अगली MCQ, नंबर में डाल देता हूँ, कौन सा है नंबर? ये 4। नंबर 4 है, द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। क्या लिखा हुआ है?
सोडियम कार्बोनेट है ये Na2CO3 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दे दिया बोले 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। इसमें सोल्यूशन में इसको डिज़ोल्व किया गया। तो बताइए इसकी मोलरिटी क्या होगी। छोटा सा न्यूमेरिकल बन गया, ये MCQ क्या बनी, न्यूमेरिकल बन गया। आपको क्या बतानी है, इसकी मोलरिटी बतानी है। यानी सोडियम कार्बोनेट है कंपाउंड, इसको आपने जो है किसी सॉल्वेंट में सोल्यूशन में मिला दिया और उसका वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो बताइए कि जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, पहले तो आप ये पूछें कि मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है। तो मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वही है जितनी दफ़ा तो किया है चैप्टर 6 में। मोल पर DM क्यूब, मोल पर DM क्यूब नहीं किया, मोलरिटी कहते हैं, बताया भी था। चलो कोई बात नहीं, फिर देख लो। आप ये पूछें सॉल्यूट किसे कहते हैं, ये पूछने वाला सवाल है। होता ही है कि जब आप कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो एक, जब आप मिसाल पर पानी और नमक का आप सोल्यूशन बना रहे हैं तो नमक को पानी में मिलाएंगे तो एक की मिकदार ज़्यादा होगी और एक की मिकदार कम होगी। जिसकी मिकदार ज़्यादा है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं और जिस चीज़ को मिक्स किया जाता है नमक चीनी वगैरह को, उसको सोल्यूट बोला जाता है। तो सोल्यूट की मिकदार क्या होती है, कम होती है। अब हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं जिसकी मोलरिटी हमें मालूम करनी है, कंसंट्रेशन मालूम करनी है। जबकि सोडियम कार्बोनेट, ये समझ लें नमक है आपका, 53 ग्राम है, इस डेट क्लियर। इसको घोल लें 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर, इसको मिला रहे हैं। तो जो सोल्यूशन तैयार होगा उसकी कंसंट्रेशन, मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन आपको बतानी है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आपने सोल्यूट कौन है इसमें, Na2CO3 सोल्यूट है। इसके मोल्स निकालने हैं और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बोलिए 1 डेसीमीटर क्यूब। अब मोल्स बताएं अरीबा कैसे निकलेंगे, ये 53 ग्राम है, इसके मोल्स बताने हैं। सोल्यूट है आपका, शाबाश। क्या, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसका जो मास दिया हुआ है सब्सटेंस का वो कितना है 53 ग्राम। 53 ग्राम को डिवाइड करेंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा भाई, यार पोजीशन सही मेरी बन नहीं रही, एक बैठने के हवाले से छोड़ दो। अब इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि पहले पोजीशन सही थी, इस तरफ मेरा हाथ ऐसे चल रहा था ना, अब इधर कर दी। चलो खैर कोई बात नहीं। ये बिलाल एक काम करो, ऊपर देखो और बैग के ना, नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए कैसे होगा भाई, एक दफ़ा फिर हमने सेटिंग की है माजरत के साथ। लाएं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो भाई। मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 का, 2 सोडियम के एटम, कैलकुलेटर उठाओ भाई। कार्बन के कितने, 1 और ऑक्सीजन के 3, ऐसे ही है। देखो भाई ये ऐसे चलेगा, मैं बैठूं कैसे। सोडियम का क्या होता है भाई एटॉमिक मास 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। इसको करें 2 3 6 2 2 ये मैं खुद ही कर लूँगा लग रहा है। अब तक तुम लोग कैलकुलेटर के बटन दबाओगे। 12 1 12, 16 3 48, 46 प्लस 12 प्लस 48 क्या है 106 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर मास आया 106 और 53 डिवाइडेड बाय 106 0.5 मोल पर DM क्यूब। क्या यूनिट होगा इसका, ये है ना मोलरिटी आ गई। मैंने आपसे कहा था ना जो मोलरिटी भी कहलाती है मोल पर DM क्यूब, तो 0.5 मोल DM क्यूब। अच्छा ये मोल पर DM को कैपिटल M या मोलरिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये इसका आंसर होगा। सही MCQ क्या होगी 0.5। MCQ नंबर कौन सी थी, ये 4 थी। उसके बाद अब है 5 में आ जाएंगे बिलाल। 5 जी किसमें 25 मिनट होने में, 25 होने 8 मिनट, तो अभी तो है टाइम ना मेरे भाई। ये एक ईयर तो हो जाएगा ना 2018 इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं, असल में इसमें है कुछ ऐसी MCQs मैंने 2018 को लिया है कि जिसमें थोड़ा सा आपको
न्यूमेरिकल टाइप की हैं, ताकि उसमें आपको फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे और थोड़े कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएंगे या रिवाइज हो जाएंगे। 5वां देखिए क्या कह रहे हैं, द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है 2NO2, क्या 2NO2, ये ब्रेक होता है 2NO में और प्लस O2 में, ये एक रिएक्शन की माने यहाँ पर, ठीक है। इस ऑफ व्हाट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, ये आपको बताना है कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, यानी इसका ऑर्डर बताना है। तो इसका जवाब ये है कि भाई ये सेकंड ऑर्डर का है। इसका ऑर्डर क्या है? अब हमें कैसे पता चला कि सेकंड ऑर्डर का है? इसका जवाब बिल्कुल आसान है कि ज़्यादा पंचायत में अगर आप नहीं जाएं और सिर्फ जवाब देखना चाहें तो ये बताइए प्रोडक्ट साइड कौन सी है, ये वाली, और रिएक्टेंट साइड कौन सी है। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर चेक करने के लिए रिएक्टेंट साइड को देखो। किसे? रिएक्टेंट साइड में आपको जो कोएफिशिएंट नज़र आ रहा है उसे चेक करें। कोएफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है? 2। तो रिएक्टेंट साइड में जो भी कंपाउंड का क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। ये तो एक बात हो गई। अगर फ़र्ज़ कर लें रिएक्शन इस टाइप का होता, यानी फ़र्ज़ कर लें इसके अंदर 2 रिएक्टेंट होते, तवज्जो रहे, एक होता ए और दूसरा क्या होता 2B, और यहाँ पे कुछ भी बन रहा है उससे हमें गर्ज नहीं है। अगर ये रिएक्टेंट इस तरह से होते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होता बताइए? शाबाश। कैसे पहचाना? क्योंकि 2 रिएक्टेंट है तो उसका 1 और उसका 2, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3, तो इसका ऑर्डर 3 कहलाता। समझ गए बात को? इस तरह आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन ऑर्डर 0 कब होगा? क्या होगा? एक ऑर्डर 0 भी कहलाता है। अब 0 ऑर्डर के लिए तो कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। जब 0 होगा तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? हो गई। अब ये क्या चक्कर है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, MCQ में पूछेंगे आपसे, मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। देखिए ऐसे रिएक्शन जो सूरज की रोशनी से हो, किससे हो? सनलाइट से। तो सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करके रिएक्शन शुरू हो जाता है। नहीं है, उसके लिए आपको हाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती कि आप कोई एक्सटर्नल सोर्स लेंगे, तो सिर्फ सूरज की रोशनी से ही सोलर एनर्जी के ज़रिए रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। लिहाजा ऐसे रिएक्शन का जो ऑर्डर है उसको 0 माना जाता है। क्या मानते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं इसे, याद रहेगा। फोटो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं इनका ऑर्डर क्या होता है? इनका ऑर्डर 0 होता है। और क्यों 0 होता है आपको वजह बता दिए कि ये सनलाइट से होता है, इनमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? नंबर 6, अगली एक उसकी तरफ जाइए। एक MCQ है लेकिन उसमें जो पहलू निकल रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं आपसे, इसी मकसद से इसको अटैम्प्ट किया है। नंबर 5 थी, और नंबर 6 पे देखो। द वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखा हुआ है भाई? नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम बताना है इतने मालिक्यूल्स का, ये लिखा हुआ है देखो 3.01, कैलकुलेटर उठा लेना, 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ N2, नसरीन यार ज़रा देखना, N2 गैस एट STP विल बी, इसका वॉल्यूम बताना है क्या होगा। N2 गैस का क्या बताएं? मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। कह रहे हैं वॉल्यूम बताएं N2 गैस का क्या होगा, जबकि इतने मालिक्यूल्स हैं। क्या हैं? इतने मालिक्यूल्स हैं। इतने मालिक्यूल्स का वॉल्यूम बताना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। STP का मतलब क्या है भाई? स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है? 180 है। अब आ जाएं आप, हम ये बात जानते हैं कि एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक जब आप 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स लेते हैं, कितने? ये एवोगाड्रो नंबर कहलाता है ना, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर? शाबाश, उरूज को तो याद है, हम ऐसे ही समझ रहे थे। 42.4 डेसीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम होता है। नहीं समझे बात? कितना होता है? इतना। अब और करें थोड़ा सा, देखो अब यहाँ पे जहन भी इस्तेमाल करना है। क्या ये इसका आधा नहीं है? इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, तो ये चीज़ बन जाएगी। क्या बनेगी? तो इसका मतलब है यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ से भी, तो क्या आ जाएगा? 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स का उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बोलें 11.2 डेसीमीटर क्यूब। दैट्स इट। हम जानते हैं एवोगाड्रो के मुताबिक इतने मालिक्यूल्स का वॉल्यूम ये होता है, तो आधे मालिक्यूल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 11.2 हो जाएगा। समझ गए बात को? और इसके साथ ही निबंध चली गई। 6 के बाद क्या है? 7। आइए 7 पे गौर करते हैं।
असल में हमारा थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा हुआ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 10 की पावर 3 चैप्टर नंबर 1, इसका जवाब देना चाहिए लोग। कैरेक्टरिस्टिक बताइए किसकी? 10 की पावर 3, ये नंबर 7 है। नंबर 7 10 की पावर 3 की कैरेक्टरिस्टिक। याद रहे जब आप किसी एक्सपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं तो उसकी जो पावर होती है डेट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या कहलाती है? वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है बोलिए? S3। और अगर यहाँ -3 होता तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती? माइनस। दैट्स इट। यानी 10 की जो पावर होगी उसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। समझ गए बात को? गुड। उसके बाद 8वां, अब तेज़ी से हम आगे जाएंगे। वो निकालिए टेट्रागोनल शेप। केमिस्ट्री की बुक आपके पास है अरीबा? केमिस्ट्री की बुक में कह रहे हैं कि इफ़ A इज़ इक्वल टू B, क्यूबिक सिस्टम निकालने आखिरी वाला टेट्रागोनल, लास्ट बिल्कुल एंड में, नॉट इक्वल टू C एंड अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गेमा, और ये तीनों एंगल 90 डिग्री के हों तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम बताइए क्या है। तो कह रहे हैं द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज़ क्यूबिक होगा, टेट्रागोनल होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा या ट्राइक्लैनिक होगा। तो इसका जवाब है टेट्रागोनल हो। क्या होगा? टेट्रागोनल। अभी तक में चैप्टर नंबर 2 है भाई, आपसे बताया भी आपको चैप्टर नंबर 2 में जाएं आप, फिर वहाँ चली गई। ये आ गया फ़ौरन, और एंड में बताया था। टेट्रागोनल कहाँ पर है? ये है। टेट्रागोनल किसे कहते हैं? जिसमें तीनों साइड जो ना A B C, सॉरी, जिसमें दो साइड्स A B इक्वल हो और तीसरी साइड इक्वल नहीं। A इज इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, और अल्फ़ा बीटा गेमा तीनों एंगल कितने होंगे? नहीं। और ये उसकी शेप है। इज दैट क्लियर? और उसके मशहूर नामों में फिर आप देख लीजिएगा, ये आ रहा है टिन ऑक्साइड आ रहा है जिसको वाइट बोलते हैं, बेरियम सल्फेट आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके सामने एग्जाम्पल भी आ गई। तो टेट्रागोनल शेप होती है। 7 सिस्टम है ये, क्रिस्टल सिस्टम। कितने हैं ये? 7। याद कर लेना इसे, फिर मैं इधर उधर भटकना शुरू कर दूंगा। 7वां, और उसके बाद 8वां, और उसके बाद क्या है? 9वां। 9 देखें क्या है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2। क्या कह रहे हैं? और कीजिए। होने दो यार, जाने दो, बस ये देख लेना नसीम, बंद तो नहीं हुई। ये देखो तुम ज़रा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 किसके इक्वल है? CH4 के, CO के, C2H, क्या लिखा हुआ है यार ये, या SO2 के, क्या लिखा हुआ है ये? C3H8 के, क्या लिखा हुआ है? C3H8 के। इसका जवाब ये है, आंसर मैंने डायरेक्ट दे दिया कि जो CO2 गैस है इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर होता है C3H8 गैस के। हमें कैसे पता चला कि 4 ऑप्शन थे, ये कैसे? तो आप याद करें, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन याद है आपको? उसके मुताबिक RA/RB। क्या फार्मूला था बताओ भाई? मालिकुलर मास ऑफ गैस B अपॉन मालिकुलर मास ऑफ गैस। फर्ज कर लो ये ऊपर वाली गैस A है, नीचे वाली गैस B है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मालिकुलर मास आ जाएगा, और ऊपर गैस B यानी इस गैस का मालिकुलर मास आ जाएगा। बताइए, जो MB है मालिकुलर मास ऑफ गैस B, ये है ना, इसका मालिकुलर मास कितना होगा? कार्बन के कितने एटम है? 3, तो 3 × 12। हाइड्रोजन के 8 एटम है, मल्टीप्लाई बाय 1, तो 12 या 36, 36 + 8 44 आ गया। क्या आया? 40। इसका मतलब है गैस B का मास कितना हो गया? 44। अच्छा, जो गैस A है वो CO2 है, इसका मालिकुलर मास कितना होगा? 44। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 32, 32 और 12 कितने हो गए? 44। अब देखो क्या होगा, 44 से कट गया, तो RA इज इक्वल टू RB। 1 बचेगा, 1 का रूट क्या होगा? 1। RB को उधर भेज दें, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B। आपने और किया, दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आ गया? एक दूसरे के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वही होगा जो C3H8 गैस का होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से सही जवाब आपको देना था। कितने हो गए? 9। उसके बाद एक और निकाल लिया, 10। 10वीं देखें क्या है? इसको आप साइड में रखिए। 10वीं MCQ देखें क्या है? द SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ, चल रही है ना बिलाल, देखो बस चलनी चाहिए।
विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है, पॉइज होता है, मिली पॉइज होता है, सेंटीपॉइज होता है, और ये भी होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इन्होंने ऐसा यूनिट पूछा है। जो विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी, उसके यूनिट क्या क्या होते हैं बोलें? पॉइज, ठीक है, मिली पॉइज, ये भी ठीक है यार, बिल्कुल भी मार्कर नहीं चल रहा मुझसे। पॉइज, सेंटीपॉइज भी होता है, स्पेलिंग भाई देख लेना। और आखिर में क्या लिखा हुआ है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। चारों विस्कोसिटी के यूनिट हैं, लेकिन एक ऐसा यूनिट है, कौन सा वाला? आपको ऐसी पहचान जाना चाहिए। न्यूटन सेकंड जिसमें आ रहा है वो किसका यूनिट है? विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट है। और एक बात और याद रखना, वो क्या कि जो 1 सेंटीपॉइज है, ये भी पूछ सकते हैं इम्तिहान में। क्या? 1 सेंटीपॉइज ये बराबर होता है, ये मैं पूछ रहा था ना कि 10 की पावर -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये पूछा नहीं है, लेकिन ये पूछ सकते हैं। ये रिलेशन नंबर याद रखिएगा। उसके बाद है 11वीं क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फार्मूला है बताओ भी, किसी भी ऑर्बिट में? ये भी बताया था आपको चैप्टर 4 में, नहीं 3 में बताया था। मैक्सिमम नंबर, या मुझे बताया करो अगर मैं इससे आउट होने लगूँ। आपको ना बताएं सर, इसको इधर रेंज में कर लें इसके। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई बताएं? किसी भी ऑर्बिट में फार्मूला किसको याद है? किसी भी नहीं, किसी भी ऑर्बिट में n² 2n² है। क्या फार्मूला है? इसके ज़रिए आप किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम तादाद मालूम कर सकते हैं। समझ गए बात को? 2n²। ओके, 12वां देखें क्या है। उसके बाद 12, इसमें काफ़ी जो है ना वो था, थोड़ा सा काम था। 12 में देख लीजिए, 12 में क्या कह रहे हैं? द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये है 12। एनर्जी ऑफ रेडिएशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ये बात हमने बोर्ड्स ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में पढ़ी थी। प्लैंक्स ने बताया था कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है जब किसी एटम से निकलती है तो उसका ताल्लुक़ किससे होता है उसकी? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। फ्रीक्वेंसी से या वेव नंबर से या वेव लेंथ से? अच्छा, ये जवाब अजीब तरीके से दिया हुआ है, मैं बताया दूँ। वेव नंबर, वेव लेंथ, और आगे क्या दिया हुआ है? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये फ्रीक्वेंसी से होता है बच्चों। इतने सारे जवाबों की तरफ नहीं जाएं, सिर्फ जो सही आंसर है उसको फोकस करें। किस पर होता है? फ्रीक्वेंसी को न्यू से शो करते हैं, न्यू की अलामत है FB लिखते हैं। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, और प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो क्या लगेंगे? कांस्टेंट। H प्लेन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.625 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ऐसा ही सिस्टम है। इज दैट क्लियर? तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद क्या है? 12 हो गया। अब उसके बाद 13 देख, क्या देख लें? 13 में 4 देख लें। दीज रेडियो एक्टिव रेज आर नॉन मटेरियल। इनमें से कौन सी रेज नॉन मटेरियल हैं, यानी मेटलिस्टिक है, मैटर नहीं कहलाता वो? अल्फ़ा, बीटा, गैमा। इनमें से कौन सी नॉन मटेरियल यानी मेटलिस्टिक नहीं होती, पार्टिकल नहीं है वो? अल्फ़ा तो पार्टिकल ही, हेलियम के न्यूक्लियस हैं। क्या है ये? जिनका मास नंबर 4, चार्ज नंबर 2। और बीटा कौन है? ये इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, ये भी पार्टिकल है। और गैमा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये पार्टिकल नहीं। तो नॉन मटेरियल कौन सी हो गई? गैमा है। शाबाश, ये भी आपने जवाब सही बता दिया। उसके बाद है XIV। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ये बताओ, बोहर अगर थ्योरी याद कर ली अभी आपने, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? मैं 2 ऑप्शन दूँगा, -z²। अच्छा, कैसे हो गई यार? माइनस टाइम क्या हुआ है? याद है। -z²/r या -z²/2r? कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? शायद नहीं है, कंफर्म बताएं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? z²/2r या r? तो जवाब ये है, क्या है? -z²। r रेडियस था वो हाइड्रोजन एटम का, ऑर्बिट का। ही एनर्जी है, एनर्जी कह रहा हूँ, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और z कौन है? चार्ज नंबर। उसके बाद देखें
ये कितनी हो गई है? XV। द मालिक्यूल, दिस मालिक्यूल हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस मालिक्यूल का होता है? चैप्टर नंबर 4 है भाई, वहाँ जाके आप डायग्राम देख लें। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, तो इसका जवाब है CH2, कार्बन सल्फाइड डाइसल्फाइड। ये जो है इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है कार्बन और सल्फर के दरमियान। सही है, वो आप चैप्टर नंबर 4 में चेक कर लीजिएगा। अच्छा, द एनर्जी ऑफ दिस बॉन्ड इज द ग्रेटेस्ट, XV है। मैक्सिमम एनर्जी किस बॉन्ड की होगी? मैक्सिमम एनर्जी किस बॉन्ड की होगी? 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। जवाब CH4 की होगी मैक्सिमम एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी O2 की होगी, N2 की होगी या Cl2 की होगी। जवाब है N2 की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होगी। वजह बता दें आप क्यों? नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम क्यों होगी? ये वजह बताई थी आपको जब बॉन्ड एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे चैप्टर 4 में। नाइट्रोजन के 2 एटम होंगे, 2 हैं, उसमें भी 2 हैं, ऑक्सीजन में भी 2 हैं, O2 में भी। इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 3 और 2 5। और इस नाइट्रोजन की भी आउटर मोस्ट शेल में 5। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाएंगे ये? 1 2 3। यानी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। जितनी बॉन्ड ज़्यादा बनते हैं बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। डबल बॉन्ड की इससे कम, सिंगल बॉन्ड की उससे कम। द डायपोल मूवमेंट ऑफ दिस मालिक्यूल इज़ 0। वजह बताएंगे आप। डायपोल मूवमेंट इस मालिक्यूल का 0 होता है। किसका? 2018।